सभी अध्यापकों और विद्यार्थियों को मेरी ओर से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। मैं रचना बाना, बीईओ खरखौदा, आज एजुकेशन एरेना खरखौदा यूट्यूब चैनल के मंच से आप सभी को एक संदेश देना चाहती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक मुहिम हर मन का उत्सव आज़ादी का अमृत महोत्सव की शुरुआत गुजरात के अहमदाबाद स्थित साबरमती आश्रम से पदयात्रा को हरी झंडी दिखाकर की, जो 15 अगस्त 2023 तक चलेगा। आज़ादी का अमृत महोत्सव यानी स्वाधीनता सेनानियों से प्रेरणाओं का अमृत, आज़ादी का अमृत यानी नए विचारों का अमृत, नए संकल्पों का अमृत, आत्मनिर्भरता का अमृत। हम सभी का सौभाग्य है कि हम आज़ाद भारत के इस ऐतिहासिक कालखंड के साक्षी बन रहे हैं, जिसमें भारत उन्नति की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। इस महोत्सव के माध्यम से हम उन लोगों को धन्यवाद देने का एक प्रयास कर रहे हैं जिसके कारण हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं। इस स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए शहीदों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। आज हमारी जो भावी पीढ़ी हमारे विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण कर रही है, जो आगे चलकर इस देश के निर्माण में सहायक बनेंगे, इसके निर्माता बनेंगे, उस पीढ़ी को हमारे गौरवशाली भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी होनी चाहिए। उन शहीदों के बारे में पता होना चाहिए जिनकी वजह से हम स्वतंत्र भारत में सांस ले पा रहे हैं। इसके लिए हमारे विद्यालयों में भी आज़ादी का अमृत महोत्सव विभिन्न प्रतियोगिताओं एवं कार्यक्रमों के माध्यम से मनाया जा रहा है। अतः मेरी अपील है सभी अध्यापकों से कि हम महोत्सव के द्वारा आप विद्यार्थियों को उन सभी महान लोगों एवं आंदोलनों के विषय में बताएं, ताकि पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित हमारी नौजवान पीढ़ी अपनी संस्कृति से प्रेरित हो और एक नए भारत का निर्माण करके भारत को विश्व गुरु बनाने को और अग्रसर हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
चले गए। ओपन लगा जी किताब मेरी, ओपन लगा जी मेरी। मैं बोला जी आप कहीं से इस किताब के बारे में पूछ सकते हैं, किस पेज पर क्या लिखा? तो उसने बता दिया। उन्हें बड़ा धक्का हुआ। एक दिन में एग्जाम हो रहे थे, एग्जाम के अंदर उन्होंने बहुत सारे बच्चे बैठे थे, उन्होंने कहा कि अंग्रेजों की राजनीति के बारे में बताओ, कैसी राजनीति की पॉलिसी है अंग्रेजों की। तो लोगों ने बहुत लंबे विस्तार थे, कोई पेज भर दिए। हरदाल जी जब 5 मिनट रह लीजिए वो कहने लगे भाई इंडिया ने कहा अब तुम भी लिख कुछ। मैं बोला जी लिख दूंगा, चाय मंगा लो। तो उस टाइम उसने चाय मंगा ली। 1 मिनट रह गया, 1 मिनट ले जब रह ली, जब उसने अपना पेन उठाया और लिख दिया डिवाइड एंड रूल, कि फूट डालो राज करो। वहीं से जो हरदाल को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बंद कर दिया था। उसके बाद हरदाल का कोई पता नहीं लग गया। उसमें पता लग गया कि भाई हिंदुस्तान के अंदर भी बहुत बड़े बुद्धिजीवी लोग हैं। हमारे देश में पूरी सुविधाएं ना बच्चों को मिलकर, चाहे हमारे इंजीनियर हैं, चाहे हमारे डॉक्टर हैं, चाहे हमारे साइंटिस्ट हैं, विदेशों के अंदर क्यों जाते हैं? क्योंकि वहां उनको बहुत ज्यादा सुविधा, बहुत ज्यादा पे और मान सम्मान दिया जाता है। जबकि भारतवर्ष के अंदर भारत की राजनीति इतना उनका मान और सम्मान और उनको वो पैसा नहीं दे पाई है जो विदेश में जाकर नौकरी करे। आज भी भारतवर्ष के नौजवान जो अच्छी मेहनत और लगन से पढ़ाई करते हैं वो बहुत आगे हैं। तो बच्चों, हमने तो जो सुना वो आप लोगों बच्चों को बता दिया। भाई मत आप ये जितनी भी बेटियां बैठी तो प्रार्थना करूंगा कि भाई जितनी तुम लगन और मेहनत से अपनी पढ़ाई में हासिल करोगी, अपना जीवन सफल बनाओगी। ये एक 20-25 साल की उम्र तक जो है एजुकेशन होती है, इसको हमारे बच्चे व्यर्थ में समय को गवा देते हैं। लेकिन समय जो ना उन बच्चों की भविष्य को सदा के लिए गवा देता है, क्योंकि पढ़ाई का समय निश्चित होता है, वो फिर उसके बाद मिल जाता। तो काफी मेहनत करो, पढ़ो, अपने अध्यापकों के पद चिन्हों पर चलो। भाई तो सबको मेरा नाम भी पता होना चाहिए। मेरा नाम है सब सेंटर में MPHW जसवीर दैया, मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर, जो हेल्थ के बारे में आपको हर टाइप के बारे में जानकारी देने का मेरी ड्यूटी आपकी गाँव में सरकार में लगाई गई है। आज हम जानकारी देंगे आपको आर्मी के विषय में, फौज के विषय में, इसको कैसे भर्ती हुआ जाता है, इसके क्या फायदे हैं, इससे क्या क्या आपको फायदे, आपके परिवार को फायदे, आपके बच्चों को फायदे होने वाले होते हैं। एक 3 टाइप की फौज है जो आपने आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, उसको क्या बोलते हैं? थल सेना, वायु सेना, जल सेना। नेवी को बोलते हैं जल में जो पानी में जो लड़ाई लड़ती है वो जल सेना जो नेवी होती है, और जो हवा में लड़ाई लड़ती है एयरफोर्स होता है। जो ग्राउंड टू ग्राउंड मैदान पर जिनकी लड़ाई होती है, जो टैंकों से, बंदूकों से और मिसाइलों से, आर्मड से जो लड़ाई लड़ी जाती है वो आर्मी होती है। तो इसमें भर्ती होने के लिए वेरियस स्टेट, अलग अलग स्टेट का अलग अलग दायरा दिया गया है। जैसे उत्तराखंड की हाइट होती है वहाँ 170 सेंटीमीटर है, हरियाणा पंजाब की ज़्यादा है, यहाँ 175 सेंटीमीटर है, और केरला की कुछ अलग है। और इसमें टेक्निकल टेक्निकल 2 टाइप के ऑप्शन होते हैं। इसमें जैसे इनफेंट्री का काम है, एक सपोर्टिंग फोर्स होती है आर्मी में, एक फाइटिंग फोर्स होती है, एक लड़ने वाली होती है, एक लड़ने वालों की मदद करने वाली होती है। कैसे मदद करी जाती है? लड़ाई करने वाली इनफेंट्री होती है। इनफेंट्री में जैसे जाट रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, पंजाब रेजिमेंट, ये फौज होती है। ये फौज क्या करती है? जैसे पाकिस्तान की तरफ से सैनिक आए हैं, इस तरफ से इंडिया की तरफ से सैनिक है, ये LOC लाइन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं। यहाँ पर लड़ाई लगी, वो बॉर्डर आपका कितने बॉर्डर लगते हैं अपने? पाकिस्तान का लगता है, चाइना का लगता है, कच्छ भुज का लगता है, गुजरात में, राजस्थान का लगता है, बाड़मेर में या बीकानेर के पास में। तो ये वो जिन बॉर्डरों पे अपनी फौज डिप्लॉय है, लड़ाई वही बॉर्डर पे ही लगेगी। तो
उस बॉर्डर पर जब दोनों तरफ से सेना आएगी तो दोनों की फ्रेंडली आमने सामने होंगी। तो क्या करते हैं, आर्टिलरी जो होती है, आर्टिलरी स्पोर्टिंग फोर्स देती है, लॉन्ग रेंज के तोप के गोले होते हैं, वो यहाँ से आप फायर करेंगे तो 25 किलोमीटर दूर जाके वो उनकी टुकड़ी के ऊपर जाकर गिरेगा। टुकड़ी पर गिरेगा तो वहां भगदड़ मचेगी, मरेंगे और कुछ भागेंगे। फिर जो हमारी पैदल सेना है वो आगे बढ़ जाएगी, उस एरिया को उतने को कवर करेगा। फिर हम पीछे से बोलेंगे भाई यहाँ पहुंच गए हम, साइड पे मैसेज देंगे हम और गोला बारूद दो हमें, फिर भी आगे जाके फिर गोला बारूद करेंगे। फिर उनका जैसे पाइथागोरस है, पाइथागोरस पर में पढ़ी है ना तुमने, छठी वाले में तो पढ़ी नहीं है, लेकिन 7वीं और 8वीं में तो पता है। पाइथागोरस पर में पाइथागोरस नाम के वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, एक समकोण त्रिभुज होती है। समकोण त्रिभुज क्या होती है, जिसका एक कोण 90 अंश का होता है। पहले इस बात का पता था बस सिर्फ। उसने क्या खोज की कि समकोण त्रिभुज में क्या होता है, एक आधार होता है, एक लंब है और जो टेढ़ी रेखा होती है वो होती है कर्ण। ठीक है, जैसे इस कोणे से उस कोणे को मिला दे, क्या बन गया वो कर्ण। तो उसने क्या खोज की कि आधार के ऊपर बना हुआ वर्ग और लंब के ऊपर, लंब क्या होता है, जो सीधी रेखा खड़ी होगी। जैसे मैं ये खड़ी कर दी, देखो ये सीधी रेखा है, ठीक है, और ये कितने अंश का कोण है, 90। ठीक है, इसके बीचों बीच हम ये इस तरह से करते हैं तो ये क्या बन गई, इधर से ये होगी समकोण त्रिभुज, या इधर से देखें ना त्रिभुज। ठीक है, तो ये क्या हो गया, लंब, ये हो गया आधार आगे। चलो के लेकर हमें थोड़ा सा हमारे बच्चों को मार्गदर्शन दें और बताएं प्लीज सुबेदार हुआ। ठीक है बच्चों, हमारा देश सन 1947 में आज़ाद हुआ था, जिसमें हमारे राजदेव गुरु अपने भगत सिंह जैसे ये बहुत महान नेता हुए थे, जिन्होंने अपना सब कुछ बलिदान कर दिया था, देश के लिए निछावर कर दिया था, हैं। और जैसे अपना महात्मा गांधी है, हैं, इन सुभाष चंद्र बोस है, इनने अपने उसकी प्राणों की आहुति दे गए, अपना देश आज़ाद करा था, जिसमें प्राणों की आहुति देने में है भगत सिंह है, राजगुरु है, सुभाष चंद्र बोस है, जिसने अपना सब कुछ ही इसमें देश के ऊपर निछावर कर दिया था। अपने जिसे नेता थे जवाहरलाल नेहरू थे, महात्मा गांधी थे, और सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, हैं, ये लौह पुरुष के नाम से जाने जाते थे। इनने अपने देश के प्रति काफी मतलब योगदान दिया था, हैं। उनके हम वो हमारे आदर्श है, उनको हम आगे उस चीज़ को आगे बढ़ाते हुए हमारे देश को आगे कोई किसी के हम गुलाम ना बने। जैसे आजकल ये तालिबान में चल रहा है, ठीक है, उनको गुलाम बना लिया उन्होंने, अपनी हुकूमत जाहिर की। इस वजह से हमारा देश में कोई एक जैसे पाकिस्तान से आतंकवादी आ रहे हैं, कश्मीर पर कब्जा करना चाहते हैं वो हमारे पे, ठीक है, उसको कब्जा ना कर पाए हमारे देश को। उसको हमने ऐसे बच्चों तुम्हारे को तुम होने वाले भविष्य हो देश के, उसको दूर भगाना है, उसको डट के मुकाबला करना है। आप लोगों ने बड़े होके सांस अपना पूरा सांस और बलिदान करना है, ठीक है। ऐसे आदमी को, जो गलत आदमी को, हमने अपने देश के प्रति कुछ भी है उसको भगाना है, ठीक है, अपने देश को आज़ाद रखना। इसको हम जो अमृत महोत्सव से हम इसको मना रहे हैं अपने देश को। 15 अगस्त के बाद हमारा जो आज़ादी का 75वां वो स्वतंत्रता दिवस मना है, 75वां वो था, ये 75 साल हो गए हमने इसमें आज़ादी को लिए हुए, ठीक है। तो इसमें हमने जो गुलामी है बेटा, गुलामी तो बोलते हैं ना, बहुत ही गंदी चीज़ थी जो हमारे बुजुर्गों ने सहा है बहुत। हाँ, स्वतंत्रता जो सेनानी थे हमारे, जो आसपास के हमारे जो 60 के दशक के आदमी थे, लोग थे, बुजुर्ग थे हमारे, ये बड़े हैं, उन्हें पता है हमने जो गुलामी थी, हम जैसे आज़ाद हुए हैं, कितनी मेहनत और कितना संघर्ष किया था,
ठीक है। इसके बारे में आप लोगों ने जागरूक होना है और इसके बारे में तुम्हारे को आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना कहीं भी किसी उसमें भी, ठीक है। ये गांव के सब बड़ा गर्व महसूस करते थे। दूसरी बात हमारी ये रही कि हमारे पढ़ने का मैं पढ़ा, मेरे एससी साहब सामने बैठे हैं, ये मेरे एक नमूना है। कारण तिब्बत पर को आज़ाद कराना था और वो तो हम कभी बाद में पूछेंगे। और मुझे बड़ा एक शौक सा भी लगा कि उन्होंने बताया कि मैं प्रिजनर ऑफ वार यानी कि युद्ध बंदी भी चीन में रहा। तो हमें बड़ी आज हर्ष हुआ कि हमें ऐसी जानकारी, दुर्लभ जानकारी मिली है। तो मैं इन सब का बड़ा आभार हूँ। मेरा नाम चिराग है। मैं राजकीय उच्च विद्यालय गढ़ी सिसाना का 6ठी कक्षा में पढ़ने वाला एक छात्र हूँ। मैं आपके सामने एक प्रयोग करके दिखाना चाहता हूँ। देखिए, ये है कागज का टुकड़ा। हम इसको ऐसे मोड़ेंगे, ऐसे, फिर हम इसको दोबारा मोड़ेंगे। अब हमने ठीक इसी कर लिया 4 तय। हम 3 तय को एक तरफ खोलेंगे और एक तय को अलग कर देंगे। अब हम इसको इसमें ऐसे डाल देंगे। देखिए, हमने लिया है ये गंदा पानी। अब मैं इसको इसमें धीरे धीरे डालूंगा। देखिए ऐसे। अब देखिए, आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पे बिल्कुल साफ पानी इसके नीचे आ रहा है। इस कागज का नाम क्या है बेटा? फिल्टर पेपर? इस कागज का नाम है फिल्टर पेपर। वो के अंदर जैसे हीटर खुला दिखता भी होगा इस तरह से। इसके बारे में स्टार्ट कब से होया, इससे पहले कौन से सन बता गया। प्रकाश की क्वांटम नेचर की खोज की। सीवी रमन को 28 फरवरी 1928 को फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार दिया। 28 फरवरी को तब से नेशनल साइंस डे के रूप में मनाया जाता है। बोलो। ओम जागीर बाबा भारत के प्रमुख वैज्ञानिक और रोस्टन थे। क्षेत्र परमाणु वैज्ञानिक के प्रसिद्ध राज क्षेत्र। बाबा स्टेशन ने 1945 में टाटा आइंस्टाइन ऑफ फॉर्मेट स्थापना की। इन्हें पद भूषण जी मेरे मान व सम्मान के योग है मेरे समस्त अध्यापकगण व मेरे प्यारे बहन भाइयों। आज मैं आप सबके सामने डॉक्टर जहांगीर भामा की अनुसूची बातें बताना चाहती हूँ। आशा करती हूँ मेरी गलतियों की तरफ ध्यान न देते हुए मेरा हौसला बढ़ाए। भारत के महान परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा का जन्म 30 अक्टूबर 1909 को मुंबई के एक समृद्ध पारसी परिवार में हुआ था। उन्होंने भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। उन्होंने
देश के परमाणु कार्यक्रम के भावी स्वरूप की मजबूत नींव रखी, जिसके चलते भारत आज विश्व के प्रमुख वर्ष 1948 में डॉक्टर भाभा ने भारतीय परमाणु ऊर्जा उपयोग की स्थापना की और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा डॉक्टर भाभा को 5 बार भौतिक के नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। परंतु वैज्ञानिक की दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान इस महान वैज्ञानिक को मिल नहीं पाया। उन्होंने भारत सरकार ने पंचभूषण के अवार्ड से जरूर नवाजा। डॉक्टर भाभा की मृत्यु 24 जनवरी 1966 को एक विमान दुर्घटना से हुई थी। धन्यवाद। सीवी रमन का जन्म 7 नवंबर 1888 को चितवारपल्ली में हुआ। रमन कम उम्र में ही विशाखापट्टनम शहर में आ गए और 11 साल की उम्र में अपनी मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण। उन्होंने उनकी परीक्षा आज में इंटरमीडिएट परीक्षा के बराबर को मात्रा 13 साल की उम्र में चित्रावती के साथ उत्तीर्ण कर लिया था। वह पहले ईसाई और पहली गैर सवर्ण व्यक्ति थे जिन्हें विज्ञान के किसी भी क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने के लिए चुना गया था। 1954 में इन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न में सम्मानित किया। उन्हें उनके आविष्कार रमन प्रभाव के 1930 में नोबेल पुरस्कार जीता। मुंबई में और मैं 12वीं कक्षा की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी को जगदीश चंद्र बोस जी के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। जगदीश चंद्र बोस जी का जन्म 30 नवंबर 1858 को मेमन सिंह में हुआ था। ये पहले भारत में था लेकिन अब बांग्लादेश में है। इनके पिताजी का नाम सुभाष भगवान चंद्र बोस था। ये डिप्टी कलेक्टर थे। ये चाहते थे कि वे अपने पुत्र को एक सच्चा देश सेवक बनाना चाहते थे, लेकिन पहले बच्चों को अंग्रेजी मीडियम स्कूल में भेजना एक पैसे वाले लोगों के लिए सम्मान की बात मानी जाती थी। लेकिन इन्होंने अपने बच्चे को एक गांव के बांग्ला स्कूल में भेज दिया, उनका एडमिशन करवा दिया। उसके वे चाहते थे कि किसी को भी इंग्लिश सीखने से पहले अपने संस्कृति तथा अपनी मातृभाषा का ज्ञान होना चाहिए। एक बार जगदीश चंद्र बसु ने अपने बचपन को याद करते हुए एक इंटरव्यू में बताया कि जब वो स्कूल में पढ़ते थे तो उनके दाईं तरफ एक उनके पिताजी के ड्राइवर के बेटे तथा बाईं तरफ एक मछुआरे के बेटे बैठा करते थे, जो उनके साथ में खेलते थे। वे उन्हें हमेशा पेड़ पौधों तथा पक्षियों की कहानियां सुनाते थे। इसके बारे में जगदीश चंद्र बोस जी ने बताया कि शायद इन्हीं कहानियों से मुझे प्रेरणा मिली कि मैं इन चीजों के बारे में आगे पढ़ूं और कुछ खोज करूं। उसके बाद गांव की पढ़ाई के बाद ये कलकत्ता में सेंट सेवियर स्कूल में चले गए। वहां से उन्होंने फिजिक्स की पढ़ाई की तथा इसके बाद वे कैम्ब्रिज चले गए। वहां से उन्होंने क्रिस्ट कॉलेज से नेचर साइंस की डिग्री ली। इसके बाद वे 1885 में वापस अपने देश भारत आ गए तथा कलकत्ता के प्रेसिडेंट कॉलेज में फिजिक्स के अध्यापक बने। जिस समय वे फिजिक्स के अध्यापक बने उस समय पर वहाँ के ज्यादातर टीचर्स तथा वहाँ का प्रिंसिपल एक अंग्रेज था। उसके बाद वे भारतीय टीचर्स को अंग्रेजों के समान सैलरी नहीं देते तथा उनसे भेदभाव भी करते थे। लेकिन बाद में जो जगदीश चंद्र बोस जी थे उन्होंने बचपन से ही अपनी जाति तथा अपने देश के प्रति स्वाभिमान उनके अंदर अपनी जाति तथा देश के प्रति स्वाभिमान था। इसलिए उन्होंने इस बात का विरोध किया तथा अंग्रेजों से कम सैलरी लेने के लिए मना कर दिया। इसके बाद उन्होंने लगभग इसी बात पर अड़े हुए लगभग 3 साल तक सैलरी नहीं ली, जिसके कारण उनके पास पैसों की कमी हो गई तथा उन्हें शहर का अपना घर बेचकर शहर से दूर एक छोटा किराए का मकान लेकर रहना पड़ा। वे हर रोज काम पर आते थे अपनी पत्नी के साथ। उनको रोज काम पर आने के लिए अपनी पत्नी के साथ हुगली नदी पार कर आते थे तथा बाद में शाम को उनकी सूचना और सितारों के विकास की महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं पर अपने अध्ययन के लिए 1983 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने विलियम ए. फ्लावर के साथ इसे साझा किया था।
चंद्रशेखर ने गणित के माध्यम से सितारों विकास के अध्ययन किए, जिसके माध्यम से बड़े पैमाने पर सितारों और ब्लैक होल के वर्तमान सैद्धांतिक मॉडल बनाए गए। चंद्रशेखर सीमा का नाम उनके नाम पर ही रखा गया है। 30 नवंबर 1874 में विक्रम पश्चिम बंगाल में जन्मे जगदीश चंद्र बोस बहुमुखी प्रतिमा के धनी थे। वे एक बहुमूर्त भौतिक विज्ञानी, जीव विज्ञानी, वनस्पति शास्त्री और पुनरावर्तकर्ता थे। उन्होंने भारत में रेडियो और माइक्रोवेव की प्रकाशन की नींव रखी थी। उन्होंने पौधों के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया और उन्होंने भारतीय उप महाद्वीप में प्रायोगिक विज्ञान की शुरुआत की। वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार रेडियो संकेतों का पता लगाने के लिए उपयोग कर वायरलेस कम्युनिकेशन को प्रदर्शित किया। वे अपने टेक्नोलॉजी के पिता के रूप में जाने गए थे, क्योंकि उन्होंने अपने आविष्कार और कार्यों को स्वतंत्र रूप से दूसरों के लिए उपलब्ध कराया। अपने काम के लिए पेटेंट के प्रति उनकी अनिच्छा विश्व प्रतिष्ठित है।